नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। ICRISAT अध्ययन के अनुसार सुलभ और किफ़ायती पोषण के बावजूद ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी बनी हुई है। संसदीय समिति ने पराली जलाने एवं इससे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उपाय सुझाए। भारत की जैव ऊर्जा क्षमता के उपयोग को रेखांकित किया गया। यूनेस्को ने इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया। पुरातात्विक स्थलों के अमर चिन्हों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। ICRISAT अध्ययन के अनुसार सुलभ और किफायती पोषण के बावजूद ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी बनी हुई है। अध्ययन में एक आश्चर्यजनक विरोधाभास वाली स्थिति का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि उन ग्रामीण घरों में भी प्रोटीन की व्यापक कमी बनी हुई है जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का पर्याप्त उत्पादन करते हैं या उन तक पहुंच रखते हैं। भारत में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 2/3 से अधिक परिवार अनुशंसित प्रोटीन स्रोतों की तुलना में कम प्रोटीन का अंतर्ग्रहण यानी इंटेक कर रहे हैं। इसके चलते प्रच्छन्न यानी हिडन भुखमरी बढ़ती है। साथ ही FAO के अनुसार प्रच्छन्न भुखमरी को सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। अब प्रोटीन की कमी के लिए जिम्मेदार कारण जानते हैं। पहला, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का कम उपयोग। यह मुख्य रूप से सांस्कृतिक खाद्य प्राथमिकताओं, पोषण संबंधी सीमित जागरूकता और वित्तीय बाधाओं के कारण है। दूसरा कारण है असंतुलित पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण। अनाज भारी आहार यानी चावल और गेहूं में आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है, जिससे संतुलित पोषण प्राप्त नहीं होता है। तीसरा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS ने कैलोरी सेवन में सुधार किया है, लेकिन यह मुख्य रूप से चावल और गेहूं पर केंद्रित रहा है। इससे अनाज प्रधान आहार की आदत बढ़ी, लेकिन प्रोटीन की कमी बनी रही है। और आखिरी, महिला शिक्षा। शिक्षित महिलाओं वाले परिवारों में संतुलित आहार की संभावना अधिक होती है। आगे बढ़ते हुए प्रमुख सिफारिशों पर भी एक नजर डालते हैं। पहली है पोषण शिक्षा। पोषण शिक्षा को लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। दूसरी सिफारिश है संदर्भ विशिष्ट दृष्टिकोण। वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण की बजाय संदर्भ विशिष्ट दृष्टिकोण और क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा है PDS में सुधार। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को PDS में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा कृषि प्रणालियों का विविधीकरण करना चाहिए। इसमें मिलेट्स, फलियों जैसी पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की खेती और डेयरी पशुओं को एकीकृत करना शामिल है। खबर के अंत में इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी ICRISAT के बारे में भी जान लेते हैं। इसे 1972 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 की धारा 3 के तहत ICRISAT को अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा प्रदान किया है। इसका विजन समृद्ध, खाद्य सुरक्षित और लचीला शुष्क क्षेत्र विकसित करना है और इसका मिशन शुष्क भूमि, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गरीबी, भूखमरी, कुपोषण और पर्यावरणीय क्षरण को कम करना है। संसदीय समिति ने पराली जलाने एवं इससे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उपाय सुझाए। संसदीय समिति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग निगम 2023 के तहत पराली जलाने पर किसानों पर लगाए जाने वाले पर्यावरणीय मुआवजे यानी EC की जांच की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नियमों को 2024 में संशोधित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरणीय मुआवजा एक नीतिगत उपकरण है जो प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अब संसदीय समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें जानते हैं। पहली है एकीकृत राष्ट्रीय नीति। कृषि अवशेषों को जैव ऊर्जा उत्पादन में परिवर्तित करने के लिए एक एकीकृत नीति तैयार की जानी चाहिए। इसमें फसल अवशेष प्रबंधन आदि के लिए बाह्य स्थानीय लागत यानी एक्स सीटो कॉस्ट का समाधान होना चाहिए। साथ ही इसमें कृषि अवशेषों को बायोइथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोमास पैलेट्स आदि में परिवर्तित करने हेतु नवीन तकनीकों को अपनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए। दूसरा है आर्थिक प्रोत्साहन। पराली के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रशासन और निवारण तंत्र को मजबूत करना, गलत या विवादित चालान से संबंधित किसानों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति की जानी चाहिए। अन्य सिफारिशों को देखें तो राज्य सरकारों को किसानों को पूसा 44 की जगह कम अवधि में तैयार हो जाने वाली धान किस्मों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
आपको बता दें कि पूसा 44 को तैयार होने में 155 से 160 दिन लगते हैं, जबकि PR 126 जैसी किस्मों को तैयार होने में महज 123 से 125 दिन लगते हैं। साथ ही फसल विविधीकरण योजना जैसी योजनाओं के तहत चल रहे फसल विविधीकरण प्रोत्साहनों के प्रभाव का समय समय पर आकलन किया जाना चाहिए। फसल के रकबे की रियल टाइम मैपिंग तथा फसल की परिपक्वता और मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वाली प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, फसल अवशेष एकीकृत करने के लिए विभिन्न जिलों में अंतरिम भंडारण सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरणीय मुआवजा फंड्स का उपयोग करने की आवश्यकता है। भारत की जैव ऊर्जा क्षमता के उपयोग को रेखांकित किया गया। भारत की जैव ऊर्जा यानी बायो एनर्जी क्षमता को इंडिया एनर्जी वीक 2025 के दौरान रेखांकित किया गया। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जैव ऊर्जा क्या है। जैव ऊर्जा एक प्रकार की अक्षय ऊर्जा है जो बायोमास ईंधन को जलाने से उत्पन्न होती है। बायोमास ईंधन जैविक सामग्री जैसे कि फसलों के अवशेष, खेतों से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट इत्यादि से प्राप्त होते हैं। बायोमास वास्तव में लकड़ी, गोबर, चारकोल जैसे जैविक स्रोत यानी बायोलॉजिकल ओरिजिन वाले पदार्थ होते हैं। जैव ऊर्जा की दो श्रेणियां हैं। पहली पारंपरिक जैव ऊर्जा, ये लकड़ी, पशु अपशिष्ट जैसे बायोमास का दहन करके उत्पादित की जाती है, और दूसरी आधुनिक जैव ऊर्जा, इसमें तरल जैव ईंधन, बायोगैस आदि शामिल हैं। अब जैव ऊर्जा क्षेत्रक में भारत की स्थिति जानते हैं। पहला है एनर्जी मिक्स में योगदान। आधुनिक जैव ऊर्जा आज भारत की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में 13% योगदान देती है। वर्ष 2023 से 2030 के बीच इसमें 45% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। भारत वैश्विक जैव ऊर्जा मांग में 1/3 से अधिक वृद्धि का योगदान देगा। दूसरा है भारत में जैव ऊर्जा के लिए अनुकूल स्थिति। भारत में 750 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक बायोमास का उत्पादन होता है। इसका उपयोग जैव ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। भारत के जैव ऊर्जा लक्ष्य को देखें तो 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। भारत का लक्ष्य 2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल मिलाने का है। साथ ही भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2028-29 से प्राकृतिक गैस नेटवर्क में संपीड़ित बायोगैस यानी CBG के 5% मिश्रण को अनिवार्य कर दिया है। अब एक नजर जैव ऊर्जा के समक्ष मुख्य चुनौतियों पर भी डाल लेते हैं। इसमें फीड स्टॉक की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। इस वजह से जैव ऊर्जा की गुणवत्ता और निरंतर उत्पादन पर संदेह उत्पन्न होता है। देश के अलग अलग हिस्सों में बायोमास की उपलब्धता पर सार्वजनिक डेटा की कमी है और जैव ऊर्जा भंडारण के विकल्प सीमित हैं। खबर में आगे बढ़ते हुए जैव ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय भी जान लेते हैं। पहला, एकीकृत फीड स्टॉक मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। दूसरा, संपीड़ित बायोगैस यानी CBG उत्पादन को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री स्थापित की जानी चाहिए और बायोगैस और बायोमीथेन प्लांट के लिए तकनीकी मानकों को लागू करना चाहिए। अब जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले जान लेते हैं। पहले है राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम यानी NBP की शुरुआत। इसमें अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस कार्यक्रम शामिल है। दूसरी, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, इसे 2022 में संशोधित किया गया था। साथ ही सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन पहल शुरू की गई है। इसके अलावा गोवर्धन योजना चलाई जा रही है। गोवर्धन से आशय है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। प्रधानमंत्री जीवन यानी JIVAN योजना के तहत उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। खबर के अंत में जैव ऊर्जा के लाभ भी जान लेते हैं। पहला, किसानों की आय में वृद्धि। जैव ऊर्जा फसलों की खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों की आय में वृद्धि होगी। दूसरा, तेल आयात में कमी। विदेशों से तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। तीसरा, नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने में सहायक है। अन्य लाभ में सर्कुलर इकोनॉमी जैसी पहलों को बढ़ावा देना शामिल है। इसी के साथ बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। यूनेस्को ने इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस अभियान शुरू किया। यह अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। साथ ही ये #EveryVoice in Science का उपयोग करके अलग अलग दृष्टिकोणों के सकारात्मक प्रभाव को भी उजागर करता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने 2015 में 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। चलिए अब विज्ञान में लैंगिक असमानता समझते हैं। सबसे पहले वैश्विक स्तर पर देखें तो इसमें पहला है कम भागीदारी। वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय में महिलाओं की भागीदारी केवल 1/3 है। और दूसरा है नेतृत्व में कमी। 10 में से केवल 1 महिला
ही स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका में है। वहीं भारत में देखें तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में महिलाओं का नामांकन 43% है। साथ ही भारत में महिला वैज्ञानिकों की संख्या 18.6% है, जबकि 25% शोध परियोजनाएं महिलाएं चला रही हैं। एक नजर चुनौतियों पर भी डालते हैं। इसमें सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंड जैसी प्रतिबंधात्मक लैंगिक भूमिकाएं, रोल मॉडल की कमी जैसे विज्ञान के क्षेत्र में विख्यात महिलाओं की कम संख्या और कार्यस्थल असमानता जैसे पक्षपातपूर्ण वर्क कल्चर आदि शामिल हैं। खबर के अंत में इस दिशा में उठाए जाने वाले कदम भी जान लेते हैं। इसमें पहला है विज्ञान में लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को खत्म करना। इसमें कुछ तरीकों से महिला रोल मॉडल के प्रचार को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि महिला वैज्ञानिकों की खोजों और कहानियों को स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में शामिल करना चाहिए। प्रासंगिक बोर्डों, समितियों और पैनल में महिलाओं का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा है विज्ञान में लड़कियों के लिए शिक्षा के विकल्प खोलना। इसके लिए नवीन एवं प्रेरक शैक्षिक रणनीतियों एवं पहलों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे टीचिंग और लर्निंग सामग्रियों से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहिए। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को बढ़ावा देने वाली कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जैसी पहलों को लागू करने हेतु कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आखिरी है महिला वैज्ञानिकों के लिए अनुकूल कार्यस्थल बनाना। कार्यस्थल पर समावेशिता, विविधता और समानता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां अपनानी चाहिए, जैसे लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न सहित लैंगिक हिंसा के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए और नेतृत्वकारी पदों पर महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए। बात करते हैं अंतिम मुख्य खबर की। पुरातात्विक स्थलों के अमर चिन्हों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम के पैटर्न भारत के विरासत स्थलों के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए जलवायु अनुकूल उपायों के साथ साथ कई कानूनी और सुरक्षा पहलों को भी अपना रहा है। चलिए अब ये जानते हैं कि ASI पर्यावरणीय क्षति से सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा कैसे कर रहा है। सबसे पहला है वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग। इसमें रासायनिक, जैवरोधी यानी बायोसाइडल और जल प्रतिरोधी यानी हाइड्रोफोबिक तकनीक अपनाई जा रही है। इसरो के सहयोग से ऐतिहासिक स्थलों पर स्वचालित मौसम स्टेशन यानी AWS की स्थापना की जा रही है, ताकि मौसम पर निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा आगरा में स्थित ताजमहल जैसे संवेदनशील स्मारकों पर प्रदूषण स्तर पर नजर रखने के लिए वायु प्रदूषण निगरानी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और ASI के सहयोग से आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य आपदा जोखिम मूल्यांकन, आपदा से निपटने की तैयारी करना और रिकवरी योजनाएं बनाना है। आप कानूनी और सुरक्षा उपाय जानते हैं। सबसे पहले बात करें कानूनी संरक्षण की, तो प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत विरासत स्थलों को अतिक्रमण एवं दुरुपयोग से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अधिनियम की धारा 30 के तहत स्मारकों को नुकसान पहुंचाने या दुरुपयोग करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। दूसरा है अतिक्रमण रोकना। सुपरिंटेंडिंग पुरातत्वविदों को सरकारी स्थान यानी अपराधिकृत अधिभोगियों की बेदखली अधिनियम 1971 के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा है सुरक्षा बलों की तैनाती। विरासत स्थलों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। और आखिरी है राष्ट्रीय संरक्षण नीति 2014 को अपनाना। इस नीति का उद्देश्य स्मारकों का रखरखाव और संरक्षण करना है। खबर के अंत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1861 में की गई थी। इसे राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके कार्य संचालन को देखें तो यह प्राचीन संस्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 तथा प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत अपने दायित्वों को निभाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे जगदीश चंद्र बोस जी की। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF ने वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को सराहने के लिए एक नई योजना जगदीश चंद्र बोस अनुदान JBG शुरू करने की घोषणा की है। जगदीश चंद्र बोस जी 1904 में अमेरिकी पेटेंट पाने वाले पहले एशियाई थे। उन्होंने रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की जांच की थी और उन्हें रेडियो एवं वायरलेस संचार का जनक माना जाता है। उनके प्रमुख योगदान को देखें तो वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये साबित किया था कि पेड़ पौधों में भी दर्द और स्नेह महसूस करने की क्षमता होती है। उनके आविष्कारों की बात करें तो उनमें प्रमुख है
क्रिस्कोग्राफ ये पेड़ों की वृद्धि को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। उन्होंने प्रथम वायरलेस डिटेक्शन डिवाइस का भी आविष्कार किया था। उन्होंने 1917 में एक प्रमुख शोध संस्थान बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। उन्हें बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का जनक भी माना जाता है। उनके प्रमुख साहित्यिक कार्य हैं विज्ञान शोध पत्र, ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज इन इनऑर्गेनिक एंड लिविंग मैटर, द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स और निरुद्देश्य कहानी। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सरकारी बैंकों को विदेशी बैंकों से गारंटी प्राप्त करके विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा 1999 का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को दंडित करने का निर्देश दिया है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स GCC नीति प्रस्तुत की है। भारतीय थल सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 13वां संस्करण मालदीव में शुरू हो गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL ने केरल को अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान की वन भूमि का उपयोग करके सिलंदी नदी पर एक चेक डैम बनाने को मंजूरी प्रदान की। सिलंदी अमरावती नदी की एक सहायक नदी है। अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदी है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस ने अपना 50वां संस्थान दिवस मनाया। इसे 1972 बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को PPE किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया है। ब्राजील में एक नीलामी में ओंगल नस्ल की गाय रिकॉर्ड 41 करोड़ रुपए में बिकी है। इसका नाम वियाटिना 19 है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।